Hello friends, welcome back to Chauhan IS Academy. So this is our political science video of chapter number 1st class 12th. Chapter name is the Cold War Era. As you know, पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं चैप्टर के. As you know, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918 के बीच में हुआ था एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945 के बीच में हुआ था. As you know, the Second World War was ended when United States of America dropped 2 atomic bombs in the city of Japan called Nagasaki and Hiroshima. आप सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब एंड हुआ था. तब अमेरिका ने 2 एटॉमिक बॉम्ब जापान की सिटी के अंदर ड्रॉप किए थे, जो सिटी का नाम था नागासाकी एंड हिरोशिमा. वहाँ पर अमेरिका ने 2 एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किए थे और उन एटॉमिक बॉम्ब के नाम थे, कोड वर्ड नेम ऑफ 2 बॉम्ब इज़ लिटिल बॉय एंड फैट मैन. ये ड्रॉप करने के बाद बहुत लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन हुआ जो कि पूरा वर्ल्ड सहन नहीं कर पाया और कोई भी देश रेडी नहीं था उस टाइम पे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो. सो 1945 इन अगस्त 1945 जैसे ही अमेरिका ने 2 बॉम्ब ड्रॉप किए और वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हो गया. उसके बाद 1945 के बाद ही 2 सुपर पावर्स एमर्ज्ड हुई जो कि थी यूएसए एंड यूएसएसआर. इन दोनों सुपर पावर्स के सामने आने के बाद दिस वॉज ऑल्सो द स्टार्टिंग ऑफ कोल्ड वॉर. जैसे ही ये दोनों सुपर पावर सामने आई वैसे ही दोनों के बीच में कोल्ड वॉर की कंडीशन एमर्ज्ड हो गई. सो अभी हम आगे देखते हैं कि 1945 के बाद हुआ क्या था. जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो क्या हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में. पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. पहले सुपर पावर्स कौन कौन सी थी. यूएसए एंड यूएसएसआर. दोनों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी. यूएसए की आइडियोलॉजी थी डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिज्म. इसका मीन्स होता है कि यूएसए के पास प्राइवेट ओनरशिप थी. ठीक है, यूएसए प्राइवेट ओनरशिप में बिलीव रखता था एंड यूएसएसआर कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म वो बिलीव करता था पब्लिक ओनरशिप के अंदर, जिससे क्या होता था स्टेट ही सब चीज़ को कंट्रोल में करता था और स्टेट ही सबके बीच में सभी सिटीजन्स के बीच में डिवाइड करता था चीज़ों को. अभी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन 1962. 2 लीडर्स थे. यूएसए का लीडर था जो कि रिप्रेजेंट करता था जॉन एफ कैनेडी को एंड यूएसएसआर में था निकिता क्रुश्चेव. ये दोनों लीडर्स थे दोनों कंट्रीज़ के. अभी देखिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या होता है. थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लेते हैं. क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड है. इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा. क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड है जो कि ज्योग्राफिकल रिलेशन से तो अमेरिका से जुड़ा हुआ है एंड मन से वो यूएसएसआर से जुड़ा हुआ है. मीन्स जो सब चीज़ों को कंट्रोल करता था उसके अंदर वो था यूएसएसआर. तो यूएसएसआर ने क्या सोचा कि क्यों ना वो अपना मिलिट्री बेस क्यूबा के अंदर ही बना ले और एक तरह से क्यूबा को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में ही कर ले. लेकिन यूएसए इस चीज़ के अगेंस्ट में था. यूएसए नहीं चाहता था कि यूएसएसआर हमारे ही पड़ोस में हमारे ही क्यूबा के अंदर वो अपना मिलिट्री बेस बनाए. सो जैसे ही तब यूएसएसआर ने वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाया, वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए सोचा और वहाँ पे मिलिट्री बेस बना भी लिया था एक्चुअली में. तो जैसे ही यूएसए को पता चला कि यूएसएसआर ये घटिया हरकत कर रहा है तो यूएसए ने यूएसएसआर को वार्न किया कि अगर उसने अपनी सभी शिप्स को वापस नहीं किया वहाँ से तो वो वर्ल्ड वॉर 3 कर देंगे. यूएसए ने उसको वार्न कर दिया. जैसे ही यूएसएसआर को पता चला कि यूएसए भड़का हुआ है और वो वर्ल्ड वॉर 3 के लिए रेडी हो चुका है तो दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया. यूएसएसआर ने अपनी समझदारी दिखा दी और वहाँ से सभी शिप्स को टर्न बैक कर लिया वहाँ से. तो दोनों के बीच में जो कंडीशन थी, जो सिचुएशन थी लड़ाई की, वो वहीं पे ही स्टॉप हो गई.
अब जैसे ही इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, दोनों ने अपनी समझदारी दिखा दी, क्योंकि इनको पता था कि अगर वर्ल्ड वॉर थर्ड हो गया तो डिस्ट्रक्शन पूरे वर्ल्ड के अंदर होगा, और कोई भी देश अभी रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि पहले ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड हो चुका था। इन दोनों से ही इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका था कि उसका उसका जो रिजल्ट आया वो देश अभी भी भुगत रहा है, अभी भी है। तो इसलिए कोई भी देश अभी रेडी नहीं था वर्ल्ड वॉर थ्री के लिए। तो अभी हम आगे देखते हैं कि होता क्या है। व्हाट इज़ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? In April 1961, the leaders of the Union of Socialist Republics (USSR) were worried the United States of America would invade communist-ruled Cuba and overthrow Fidel Castro. 1961 के अंदर, जैसा कि हमने बताया कि जो USSR था वो वरीड हो चुका था, वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा एंड ओवरथ्रो। यूएसएसआर को जैसे ही पता लगा कि यूएसए वहाँ से फिडेल कास्ट्रो को हटा देगा और पूरे तरीके से यूएसए को क्यूबा को अपने कब्जे में कर लेगा। क्यूबा वॉज एन अलाई ऑफ सोवियत यूनियन एंड रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। क्यूबा सोवियत यूनियन का अलाई बन चुका था, जैसा कि पता था कि ज्योग्राफिकल रिलेशन से तो वो यूएसए के टच में था, बट जो वहाँ पे हेल्प करता था क्यूबा की वो था यूएसएसआर। एंड द लीडर ऑफ यूएसएसआर डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू रशियन बेस। तो हेल्प करते करते यूएसएसआर ने भी सोचा कि भाई अब इसको हम रशियन बेस में ही कन्वर्ट क्यों ना कर लें। तो जैसे ये हुआ, इन 1962 ही प्लेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स इन क्यूबा। 1962 के अंदर उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स क्यूबा के अंदर प्लेस्ड कर दिए। आफ्टर दैट द अमेरिका बिकेम अवेयर ऑफ इट। जैसे ही अमेरिका को पता चला, जॉन एफ कैनेडी वॉर्न निकिता क्रुश्चेव टू रिमूव द मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम क्यूबा। तो कैनेडी ने वॉर्न किया वहाँ के लीडर को कि वो अपने सारे मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन्स को वहाँ से रिमूव कर ले। The seriousness of both the countries came to be known as Cuban Missile Crisis। जो दोनों के बीच में जब कंडीशन हुई, जो सिचुएशन बनी, जो सीरियसनेस बनी, वो ही कहलाती है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। एंड बोथ साइड डिसाइडेड टू अवॉइड वार। दोनों साइड ने सोचा कि अगर वो वार करेंगे तो डिस्ट्रक्शन होगा, तो दोनों साइड ने वार को अवॉइड किया। द सोवियत शिप्स स्लोड डाउन एंड टर्न बैक। जैसे ही अमेरिका ने यूएसएसआर को वार्न किया तो यूएसएसआर ने अपने सभी शिप्स को वापस कर लिया, वहाँ से बैक टू बैक कर लिया, क्योंकि दोनों को पता था कि दोनों के अंदर कैपेबिलिटी भी है वॉर करने की, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन होगा वो दोनों कंट्री सहन नहीं कर पाएगी। सो इसीलिए वहाँ से सब कुछ सोल्ट आउट हो चुका था और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वहीं पे स्टॉप हो चुका था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट इज़ कोल्ड वार? कोल्ड वार था क्या? कोल्ड वार क्या है? दोनों कंट्रीज़ ने वर्ल्ड वॉर थर्ड ना करते हुए कोल्ड वॉर किया। क्यों किया? और ना ही ये कोल्ड वॉर कभी हॉट वॉर के अंदर कन्वर्ट हुआ। सिर्फ एक टेंशन का माहौल बना हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, दोनों तरफ शूटिंग्स हुई, बट रियल में वेपन्स से कोई वॉर नहीं किया गया था। दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिवाइवलरी हुआ, दोनों कंट्रीज़ के बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर हुआ, क्योंकि दोनों कंट्रीज सुपर पावर्स थी और दोनों चाहती थी कि वो अपनी हेजेमनी वर्ल्ड के अंदर क्रिएट करे। दोनों कंट्रीज़ ने सोचा कि यूएसए सोचता था कि वो कैपिटलिस्ट बनाए पूरे वर्ल्ड को, और यूएसएसआर सोचता था कि वो सोशलिस्ट बनाए पूरे वर्ल्ड को। ज़्यादा से ज़्यादा देशों को वो अपने अंडर में ले। यूएसए चाहता था कि वो पूरे देश, छोटे छोटे देशों को अपने अंडर में ले, और यूएसएसआर चाहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने अंडर में ले। सो दोनों कंट्रीज़ के बीच में पावर्स की होड़ हुई। दोनों कंट्रीज़ चाहती थी कि वो अपनी पावर का दबदबा पूरे वर्ल्ड के अंदर रखे। सो दोनों कंट्रीज़ ने अपनी पावर को शो किया और अपनी हेजेमनी बनाने की सोची। सो ये था हमारा कोल्ड वार। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज द कोल्ड वार। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ही एक ऐसा पॉइंट बना जिससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में पावर्स की होड़ हो चुकी थी और दोनों कंट्रीज़
अपनी अपनी पावर्स को शो करना चाहती थी। द कोल्ड वार रेफर टू द कॉम्पिटिशन, टेंशंस एंड अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन। जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ एक दोनों कंट्रीज़ के बीच में कंपटीशन था, एक टेंशन का माहौल था और आइडियोलॉजिकल वॉर था, बट इट नेवर एस्केलेटेड इनटू अ हॉट वार, जो कि कभी रियलिटी में कोई वार हुआ ही नहीं। दिस वॉज द वार ऑफ टू आइडियोलॉजी, दोनों आइडियोलॉजी के बीच का वार था, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिज्म। एट लीस्ट द वर्ल्ड अवॉइडेड अनदर ग्लोबल वार। वर्ल्ड वॉर 3 को ना करते हुए दोनों कंट्रीज ने क्या किया, कोल्ड वॉर किया, जिससे कि डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ दोनों, जिससे कि डिस्ट्रक्शन पूरे वर्ल्ड में ही नहीं हुआ। तो ये था हमारा कोल्ड वार एंड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पता चल चुका है कब कैसे क्या हुआ था। अभी आता है लॉजिक ऑफ डिटरेंस। सो डिटरेंस का मीनिंग क्या होता है, रिलेशन ऑफ डिटरेंस क्या होता है। सो देखिए, डिटरेंस का मीनिंग क्या होता है कि दोनों कंट्रीज सुपर पावर्स थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। अगर यूएसए यूएसएसआर को हर्ट करता है, यूएसए अगर यूएसएसआर के ऊपर अटैक करता, तो यूएसए को ये पता है कि यूएसएसआर के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि यूएसएसआर भी यूएसए पे अटैक कर सकता है और दोनों के बीच में लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन हो सकता है। सो दोनों ने क्या किया, वॉर को अवॉइड किया, क्योंकि दोनों को पता था कि कैपेबिलिटी दोनों तरफ है और दोनों तरफ से वॉर हो सकता है। सो उन्होंने क्या किया, लॉजिक ऑफ डिटरेंस किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया। इन द इवेंट ऑफ न्यूक्लियर वार बोथ साइड्स विल बी सो बैडली हार्म दैट इट विल बी इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर वन साइड और द अदर एज द विनर। दोनों साइड पावर्स थी, दोनों तरफ सेम वेपन्स थे लड़ाई के लिए। सो अगर कोई वॉर होता भी तो दोनों तरफ क्या होता, बहुत ही बैडली हार्म्ड होता, बहुत ही लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन होता। सो ये बहुत ही मुश्किल होता देश के लिए कि वो किसी भी एक साइड को विनर डिक्लेयर कर सके, क्योंकि दोनों में से कोई विनर नहीं होता उस टाइम पे, क्योंकि डिस्ट्रक्शन दोनों तरफ ही होता और कैपेबिलिटी दोनों तरफ रहती। दिस इज कॉल्ड द रिलेशन ऑफ डिटरेंस, क्योंकि दोनों तरफ वॉर हो सकता था और कैपेबिलिटी भी थी। सो दोनों ने क्या किया, वॉर नहीं किया और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। सो ये था हमारा लॉजिक ऑफ डिटरेंस। एरिनाज ऑफ कोल्ड वार मीन्स एरियाज ऑफ कोल्ड वार। ऐसे कौन कौन से एरियाज थे जहाँ पे शूटिंग्स हुई थी, जहाँ पे लड़ाई हुई थी और जिससे पूरे वर्ल्ड को डाउट हो चुका था कि हाँ अब वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज द ओनली वन ऑफ द क्राइसिस दैट अकर्ड ड्यूरिंग कोल्ड वार। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक ऐसा क्राइस हुआ था उस टाइम पे, कोल्ड वार के टाइम पे, जिससे सबको लगता था कि हाँ अब वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। द मीनिंग ऑफ एरिनाज इज दैट वेयर क्राइसिस एंड वार अकर्ड और थ्रेटेंड टू अकर बिटवीन द अलायंस। मीनिंग ऑफ एरिनाज का क्या होता है कि जहाँ पे लड़ाई हो, जहाँ वो एरियाज जहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर दो कंट्रीज़ के बीच में वेपन्स की होड़ हुई हो, वेपन्स के लिए लड़ाई हुई हो, बट डिड नॉट क्रॉस सर्टेन लिमिट्स, लेकिन किसी भी कंट्री ने अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया। अ ग्रेट मैनी लाइव्स वर लॉस्ट इन सम ऑफ दीज एरिनाज कोल्ड लाइक कोरिया, वियतनाम एंड अफगानिस्तान। जब ये यहाँ पे कोल्ड वॉर के टाइम पे जिस एरियाज़ के अंदर लड़ाई हुई वो थे कोरिया, वियतनाम एंड अफगानिस्तान। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम एंड अफगानिस्तान। यहाँ पे कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारी लाइव्स लॉस्ट हुई थी, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था। एंड द टू सुपर पावर्स वर पोइज्ड फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन। ये देखिए 3 एरिनाज बनाए गए थे उस टाइम पे जहाँ पे वॉर हुआ था, जहाँ पे लड़ाइयाँ हुई थी। एंड द टू सुपर पावर वर पोइज्ड फॉर डायरेक्ट, जहाँ पे डायरेक्ट 2 कंट्रीज़ ने कन्फ्रंटेशन किया था, अपने अपने स्मॉल अलायंस बनाए हुए थे और उनके बीच में क्या हो गया था, लड़ाई हो चुकी थी। कोरिया के अंदर हुआ था 1950 टू 1953 एंड बर्लिन के अंदर हुआ था 1958 टू 1962 एंड कोंगो के अंदर हुआ था 1960 के बाद जो हुआ था वो कोंगो के अंदर हुआ था। सो ये था एरियाज ऑफ कोल्ड वार, जिससे पूरे वर्ल्ड को लगता था कि हाँ अब वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, लेकिन रियल में कुछ नहीं हुआ, लास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सो आज के लिए इतने टॉपिक बहुत है। अभी नेक्स्ट हम